उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी जिला अंतर्गत होने वाले पार्षदी के चुनाव को लेकर सारा शहर चुनावी हो चुका है। ऐसे में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी भी वाराणसी में आने वाले हैं, क्योंकि तमिल काशी संगम का कल शायद समापन भी है। तो आज हम पहुंच चुके हैं गोइठा ग्राम सभा में। यहाँ हम मुलाकात करेंगे, जरा उनके बारे में एक जानकारी दे दें कि वो पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के पद पे कार्यरत थे और इस समय तत्काल में वो कोऑपरेटिव यूनियन उत्तर प्रदेश में निर्देशक के पद पे कार्यरत हैं। तो अरे इतनी जल्दी भी क्या है, हम उनका नाम भी बताएंगे, उनसे आपको मिलाएंगे भी। तो ऐसे शख्सियत का नाम है राम प्रकाश दुबे जी, जो एक भाजपा के संघर्षशील कर्मठ सिपाही हैं और इस समय कोऑपरेटिव पद पे निदेशक के पद पे नियुक्त हैं। तो आइए मिलते हैं दुबे जी से, जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और होगी उनसे जम के राजनीतिक चर्चा। सर नमस्कार। सर, कल तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी आने वाले हैं, तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके लिए क्या शेड्यूल बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साही हैं। ऐसे अवसर पर जब भारत माता के लाल, जिन्होंने धारा 370 समाप्त करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए देश की रक्षा और देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल के बाद अगर कोई इतना चमत्कारी और जोशीला कार्य किया है, तो ऐसे हमारे अमित शाह जी हैं जो कल आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता उत्साही हैं उनके स्वागत के लिए, जगह जगह खड़े होकर के स्वागत करेंगे। जनता भी उत्साही है ऐसे नेता को पा करके, जो भारत माता की एकता और अखंडता के लिए दिन और रात नहीं देखते, 24 घंटे लगे रहते हैं। उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए सारे कार्यकर्ता उत्साही हैं। सर, हाल ही में दिल्ली में नगर निगम का चुनाव समाप्त हुआ है, जिसमें आपने काफ़ी सीटें हासिल की हैं। तो क्या उसका असर वाराणसी नगर निगम पे भी पड़ सकता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस समय विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, जनता और पार्टी पूरा तैयारी और पूरा मूड बना के रखती है उस चुनाव के लिए। जो आपने देखा गुजरात में जो ऐतिहासिक परिणाम आया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता उस विधानसभा चुनाव को देख रहा था। ये एमसीडी और ये सब चुनाव तो उसके नीचे के हैं। लोकसभा और विधानसभा महत्वपूर्ण चुनाव होता है और ऐतिहासिक जीत हमने गुजरात में दर्ज की है और मात्र कुछ परसेंटेज का अंतर आया है एमसीडी के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में। लेकिन एक तरफ गुजरात का इतना बम्पर चुनाव हुआ है जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी सीट पिछले रिकॉर्ड को तोड़ी है। जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री पहले के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे नेता घोषणा करते हैं निश्चित रूप से वह 100% खरा उतरता है। तो हमारी पार्टी का पूरा ध्यान गुजरात के चुनाव में था, विधानसभा के चुनाव में था। और रही बात यह वाराणसी का, तो वाराणसी तो ऐतिहासिक हर बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाता है। और जब इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र हो और जहां पर बाबा विश्वनाथ का इतना पुराना जो समस्या बना हुआ था, उस समस्या को समाप्त करते हुए इतना सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है, जो निश्चित रूप से यहाँ की जनता इतनी खुश है, प्रसन्न है कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेयर का भी वोट बढ़ेगा और पार्षदों की भी संख्या बढ़ेगी। कहीं कोई सामने आने वाला नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। सर, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, उसमें किसी नेता के द्वारा मोदी जी की हत्या करने की बात कही गई है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें, जेल भेजें। एक संवैधानिक पद पर और ऐसे प्रधानमंत्री जिनको दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता माना जा रहा हो, जो दुनिया के हर लोगों की चिंता करता हो, जो देश और समाज की चिंता करता हो, ऐसे ईमानदार, कर्मठ, निर्भीक प्रधानमंत्री जी को अगर कोई ऐसी बात करता है, तो मैं मांग करता हूं शासन और प्रशासन से, न्यायपालिका से भी, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि अगर किसी भी प्रकार की साजिश रची जा रही हो तो उसका भंडाफोड़ हो
और कार्रवाई हो, ताकि कोई हिम्मत न जुटा सके ऐसी बात कहने और करने का। सर, कांग्रेस द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है वो कहाँ तक सफल होगी और उसका मेन उद्देश्य आपकी दृष्टि से क्या है? मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य इनसे जुड़े हुए दल हो, ये सारे लोग न तो भारत को जोड़ने की काम किए हैं, न तो भारत के विकास की बात करते हैं। ये केवल एन केन प्रकार सत्ता में आने के लिए सारी कला अपना रहे हैं। जब सत्ता में थे तब तो ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, तब सैनिकों का सर काट के पाकिस्तानी ले गए, वहां कुछ नहीं कर पाए। आज जब एकता और अखंडता के लिए हमारी सेना मजबूती से खड़ी है, चीन को भी ऐसा जो है जवाब दिया है हमारी सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में कि पाकिस्तान तो थर्रा रहा होगा। इस समय लोग भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। क्या भारत जोड़ेंगे? ये धारा 370 समाप्त करने इतना बड़ा कोड बना हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है। ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये लोग नाटक कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर क्या रहे हैं, जरा ये तो पता चले कि भारत जोड़ो यात्रा में ये कर क्या रहे हैं। जब सत्ता में थे तो कुछ नहीं किए। आज केवल मोदी जी को हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और नाम दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। सर, मोदी जी के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये बड़े व्यापारी और कोऑपरेटिव कंपनियों की सरकार है, गरीब तबके लोगों की सरकार नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो गरीब बता सकता है। किसी भी गरीब से जाके आप पूछे, मैंने भी पूछा था जब नोटबंदी हुआ था, तब भी मैं गया था। एक बूढ़ी माँ थी, दलित समाज से आती हैं। मैं जाकर के उनसे पूछा कि माता जी, इस समय नोटबंदी हुआ है, इसका क्या प्रभाव आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो पूछी कि आप किस पार्टी से? हमने कहा हम भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। वो समझ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाई कौन सी पार्टी है, मोदी जी वाली पार्टी है क्या? तो हमने कहा कि हाँ, कि मोदी जी की पार्टी से ही हम आए हैं। कहीं बच्चों आप बहुत बढ़िया, ये चोरवन का पैसा बंद कर गए हो, हमहन के तो मोदी जी पैसा भेजते हैं, मैंने खा थी पिए थी, गरीबन के कोनो चिंता नहीं हो, हमन के राशन भी मिलत हो, हमन के इलाज भी होत हो, हमन के आवास भी दिले हुआ, हमन के शौचालय भी देते हुआ, जो गरीबन के शादी में पैसा देते हुआ, अब क्या चाहिए? तो सबसे बड़ी बात यह कि गरीबों की जितना चिंता आज मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने किया है, भारत के इतिहास में इससे पहले किसी ने नहीं किया था। और जो यह कह रहा है कि यह अमीरों की पार्टी अमीरों के लिए कर रही है, वो खुद निश्चित रूप से बहुत बड़ा वो पैसा रख करके बैठा होगा, या उसके पैसे में चोरी करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी, तो वो ऐसी बात कर रहा है। कोई गरीब नहीं कर रहा होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गरीब मोदी के साथ खड़ा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय आदित्य योगी नाथ जी, उनको लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और बड़े माफियाओं में काफ़ी उनकी दहशत देखी जाती है। तो क्या लेकिन फिर भी जो छोटे किस्म के जो गुंडे हैं, गली के मोहल्ले और दबंग किस्म के लोग हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई करने से हिचकती है। कई कई महीना लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोर्ट द्वारा निर्देश देने पे तब उनकी कहीं FIR दर्ज होती है, और FIR दर्ज होने के बावजूद भी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके ऊपर एक्शन लेने में कतराते हैं। तो इसके लिए भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ऐसा कहीं दिखता है तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, आम जनमानस से भी कहना चाहूँगा। एक तरफ हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार जहाँ इन गुंडे माफियाओं भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने में जुटी हुई है, वहीं अगर कहीं से भी ऐसा दिखता है तो निश्चित रूप से आप शासन प्रशासन को या हम लोगों को सूचित करें, बताएं। ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो समाज को प्रताड़ित करने वाला होगा, गरीब को कष्ट देने वाला होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए हम लोग भी तत्पर हैं और ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हत्या लूट डकैती हो रही थी, उस पर बड़ा अंकुश लगा है और बड़े बड़े गुंडे माफिया जेल में चले गए या ऊपर चले गए, और नहीं तो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। आज हमारा समाज, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता सुकून का जीवन जी रही है, और अगर कहीं ऐसा दिखता है तो उसके लिए कार्रवाई का प्रावधान बना हुआ है। पुलिस भी हमारी तत्पर है। मैं तो देख रहा हूं कि जहां भी अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, अभी आपने देखा जो रोहनिया में उन लोगों ने कांड किया था, यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था रिंग रोड के पास कहीं, तो इस प्रकार से पुलिस छोड़ नहीं रही है। अगर आप मुठभेड़ हुआ तो फिर उसका सामना करती है पुलिस, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजती है।
और हमारी सरकार भी ऐलान कर रही है कि आप अगर गुंडे माफिया हो तो प्रदेश की सीमा में नहीं रहना है, आप छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, और नहीं तो सुधर जाओ। सर, विपक्ष पार्टियों द्वारा अक्सर मोदी जी पे इल्जाम लगाया जाता है कि वो पुलवामा जैसे अटैक खुद करवाते हैं और बाद में उसका श्रेय भी लेते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? विपक्षी केवल इसलिए परेशान हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से इनका सारा गोरख धंधा बंद हो गया है, और इन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी जब से काम करना शुरू किए, जिस प्रकार से देश की सुरक्षा हो, चाहे गरीबों के चिंता हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में कार्य हो, और जो भी विकास का काम हो, हर जगह मोदी जी जितनी तत्परता से काम कर रहे हैं, विपक्ष एकदम परेशान है कि पता नहीं कितने दिनों तक ये लोग सत्ता से दूर रहने वाले हैं। तो ये जितना भी आरोप लगा सकते हो लगा रहे हैं, लेकिन जनता अच्छे से समझ रही है। इस प्रकार का पुलवामा घटना हो, चाहे पुलवामा घटना के समय की बात दूसरी, उस समय तो वो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और वो घटना कहाँ हुई थी, जो पाकिस्तानी सैनिक सर काट के ले गए थे हमारे सैनिकों का, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने हमारी सेना को छूट नहीं दिया कि इसका जवाब दो। लेकिन ये देखिए, दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी उनके लिए कह लीजिए, देश के लिए कह लीजिए, कि कुछ ही दिनों के अंदर जो ही मोदी जी की सरकार बनी, मात्र एक सप्ताह के अंदर 27 ऐसे आतंकवादियों को जाकर के म्यांमार में हमारी सेना ने मारा था। अब इसको क्या कहेंगे? हमला मोदी जी ने कराया था कि कांग्रेस ने कराया था? हमारे सैनिकों का सर काट के कौन ले गया? पाकिस्तानी ले गए थे ना, वो आतंकवादी थे, म्यांमार में भाग गए थे। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी तो वही सेना जिसको दबोच के दबा के रखा गया था, वो सेना जाकर के म्यांमार में मारी है ऐसे लोगों को। उसके बाद आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर आपने देखा एयर स्ट्राइक हुआ। जवाब हमारी सेना जिस प्रकार से दे रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दुनिया में सबसे जाबाज सेना अगर कहीं है तो भारत की सेना है, भारत के लोग हैं। केवल इनको छूट नहीं दी जा रही थी। कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय कहीं न कहीं विदेशी शक्तियों के हाथ में कांग्रेस की सरकार खेल रही थी, जिसके कारण हमारी सेना को दबा के रखा गया था। आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने साफ कहा है कि कहीं भी किसी दुश्मन को जवाब देने के लिए आदेश की जरूरत आपको नहीं है। आप हर क्षण तत्पर रहिए, हर क्षण तैयार रहिए। जब भी कोई जरूरत हो आप दुश्मन का जवाब दीजिए। मेरी जहां जरूरत पड़ेगी, सरकार की जहां जरूरत पड़ेगी, आप बताइए, सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने को तत्पर है। ये सीमा के साथ कोई समझौता नहीं मोदी सरकार का। अभी आपने चीन में देखा ही किस प्रकार से वो घुस रहे थे, लेकिन हमारी सेना ने वहां भी, वीडियो पूरा वो तो वायरल हुआ है, डंडों से मार करके भगाई है। ये हमारे सेना के जवानों का दिख रहा है कि कितना ताकत हमारी सेना के पास है और कितना उनकी सेना के पास है। जब सामने सामना होता है तो वो 20 होते हैं, हमारा 1 होता है। 1 मार के भगाता है 20 लोगों को। तो इस प्रकार के कांग्रेस के लोगों का अगर बचखाना बयान आता है तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र के खिलाफ है। जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है, मैं कह सकता हूं कि वह राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वह राष्ट्र हित में कर रहे हैं। और हमने तो पढ़ा भी है, कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि जब किसी राज्य या किसी राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर पर कोई संत बैठा हो और जब कोई अपराधी, गुंडा, लुटेरा उसका दोष देता हो, उस शासक के खिलाफ बोलता हो, तो यह सच्ची तरीके से मान लीजिए, पक्का मान लीजिए कि उस देश में ठीक से काम हो रहा है। तब ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी और आताताई ये घबराने लगते हैं, तो वो शासक के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि मोदी जी के खिलाफ जो बोल रहा है निश्चित रूप से न तो राष्ट्र प्रेमी है न ईमानदार है। वाराणसी सिटी को स्मार्ट सिटी के तौर पे देखा जाता है, और अक्सर हमने देखा है कि कुछ जगहों को छोड़ के हर जगह नगर निगम द्वारा ठीक ढंग से सफाई वगैरह नहीं की जाती। कहीं पे दवाइयों का छिड़काव नहीं होता, तो कहीं पे जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में वाराणसी स्मार्ट सिटी के दर्जे में कैसे आता है सर? वाराणसी स्मार्ट सिटी के दर्जे में ऐसे आता है कि एक तरफ आपने देखा राजघाट से लेकर के 80 घाट तक जिस प्रकार से घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है, बड़े पैमाने पर। नमो घाट अभी बनाया राजघाट से पहले, जो इसको बोलते थे, कौन सा घाट था,
सिंधिया घाट से और इधर नमो घाट जो बना हुआ है जी। राजघाट जाते हैं पुल से, तो बाएं तरफ देखिए इतना सुंदर घाट बना हुआ है। प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा जी को वहाँ पर सीएनजी लगाया गया है, ताकि कोई डीजल और पेट्रोल के वाहन न वो नाव न चलें। एक तरफ सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरी तरफ घाटों का सौंदर्यीकरण, ताकि पर्यटक आएँ तो उनको लगे कि नहीं यह सुंदर जगह है, पर्यटन का क्षेत्र है। और एक और चीज़ हमने देखा कि जिस प्रकार से सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर आवागमन को सरल बनाने के लिए, एक तरफ फुलवरिया में आप देखिए पुल बनाया जा रहा है। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा सुंदरपुर से लेकर के पूरा 80 तक। वो भी इसीलिए बनाया जाएगा कि जो जाम की समस्या है उससे निदान मिले। जिनको 80 या लंका जाना है वो सीधे ऊपर से निकल जाएंगे, उनको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के लिए और भी बता दूं, जैसे इज्जत घर बनाया गया है, ताकि कोई बाहर शौच न करने जाए। आपने देखा होगा कि आज से 2014 के पहले चंदौली में चले जाए या किसी गांव में चले जाए तो महिलाएं बेचारी जो है वो शौचालय न होने के कारण सड़कों पर बैठ करके शौच करती थी। कितना खराब दृश्य होता था। लेकिन मोदी जी ने हर घर शौचालय, सबको पक्का मकान और ये चीजें देने के साथ साथ आप जितना तेजी से सड़कें बन रही हैं, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह सड़क और पुल का जाल बिछाया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अभी आपने देखा वो रुद्राक्ष जो बना है कन्वेंशन सेंटर, इतना सुंदर, मुझे लगता है कि विश्व स्तरीय बना हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखिए बना है टीएफसी चांदवारी में, टीएफसी का बने इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। बीडी इतना बढ़िया बना रहा है। लोगों के लिए छोटा छोटा मकान बना करके गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में ऐसे बहुत से काम है जिनको हम गिना नहीं पा रहे हैं। आपने रेलवे स्टेशन देखी, मड़वाड़ी जो था पहले बनारस स्टेशन के नाम, इतना सुंदर स्टेशन बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ये सोचता है कि यह मेरा मकान है, उसको मैं सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूं। हम ये क्यों नहीं मानते कि यह मेरा काशी है, यह मेरा नमो घाट है, यह मेरा रेलवे स्टेशन है, यह मेरा रिंग रोड है, यह सब मेरा है। मैं वहां जाता हूं, चलता हूं तो मुझे कोई रोकता है क्या कि आप इस पर मत चलो? उसका आनंद हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं। मेरे घर के सामने अगर सुंदर तालाब बन रहा है, आप देखिए वो अमृत सरोवर के नाम से तालाब को बनाया जा रहा है, सुंदरीकरण किया जा रहा है, तो किसके लिए है? हम ही लोगों के लिए, आपके लिए तो है। और हम अगर इसको इग्नोर करें, हम सब छोड़ छाड़ करके अगर कहीं भी बचा रह गया है तो केवल उसको देखें, ये नहीं। हाँ, ये इतना जरूर है कि विकास के लिए हमें बताना पड़ेगा अपने नेतृत्व को, अपने प्रतिनिधि को कि अभी ये रह गया है बनने के लिए। और अगर नेतृत्व को हम ये कहेंगे कि आपने किया क्या, ये तो रह ही गया, आपने कुछ नहीं किया, तो नेतृत्व को भी दुख होगा। हम ये कह सकते हैं कि आपने बहुत किया, बहुत सुंदर काम किया, ये थोड़ा सा रह गया है। लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए इतना काम हुआ है, मुझे लगता है कि भारत के बनारस के इतिहास में इससे पहले, मोदी जी के आने के पहले शायद इसका 1/4 भी काम नहीं हुआ था। आज इतना तेजी से 7-8 वर्षों में जो काशी का काम हुआ है। मैं तो बता दूं, मेरे एक रिलेटिव विदेश में रहते हैं, वो आए जब चले बाबतपुर से तो कहे कि मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि मैं बनारस जा रहा हूं कि किसी दूसरे देश में हूं। इस प्रकार का जब वो पुल और रिंग रोड का देखे दृश्य, कहीं इतना बड़ा परिवर्तन। बाबा विश्वनाथ का दर्शन गए करने तो कॉरिडोर देखे तो बोले कि ये तो दिख ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा है कि वहीं हम आए हैं, लग रहा है कि कोई और पर्यटन केंद्र बन गया है। इस प्रकार का दृश्य बनाया जा रहा है, इतना सुंदर दृश्य, आप सारनाथ जाइए। अभी देखिए पांडेपुर से भी चौड़ीकरण होने जा रहा है। ये चौड़ीकरण क्यों हो रहा है? ताकि कोई जाम में न फंसे। 2017 के पहले देश में मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी पैसा भेजते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार थी, पूरा का पूरा पैसा खा जाती थी। मैं आपको बता दूं, यहां से मैंने बिलवा बाबा से पांडेपुर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। इतनी बुरी सड़क थी, भूलना नहीं चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। इतनी बुरी सड़क की स्थिति थी, आधा घंटा लगता था और हिम्मत नहीं होती थी कि एक बार अगर हम पांडेपुर गए तो फिर जल्दी वापस आए। आज क्या स्थिति है? मुझे लगता है 5 मिनट लगता है अभी, जबकि जाम बहुत नहीं खत्म हुआ है। जाम के लिए चौड़ीकरण होना है,
लेकिन केवल सड़कें अच्छी हो जाने के कारण आज 5 मिनट में हम पांडेपुर पहुंचते हैं। हमें बाबतपुर जाना है, बाबतपुर जाने में हम लोगों को 1.5 घंटा लगता था। आज हम यहाँ से निकलते हैं, रिंग रोड पकड़ते हैं, 20 मिनट में हम पहुंच जाते हैं बाबतपुर। मेरा समय बचा, डीजल बचा, प्रदूषण कम हुआ, गाड़ी का जो खराब होता था उसका बाल बेरिंग और ये सब चीजें वो सब बची। सारा का सारा पैसा यह देश और समाज का ही तो पैसा बचा। एक रिंग रोड बनने से कितनी सुविधा मिली, ये सड़क अच्छी होने से कितनी सुविधा मिलती है। ये कौन करता है? जो ईमानदार सरकार होती है। ईमानदार सरकार वही होती है जिसका नेतृत्व, जिसके मंत्री पैसा अपनी जेब में न रख करके जो सरकारी धन आता है वह समाज का होता है और समाज में खर्च होता है। तब कोई समाज और देश सुदृढ़ और मजबूत होता है। और मुझे लगता है कि जिस मजबूती के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है, आने वाले कुछ ही वर्षों में निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भारत होगा। जो अमेरिका और रूस अपने को बताते हैं सब पीछे छूट जाएंगे। बस ईश्वर से एक ही कामना है कि मोदी जी को और शक्तिशाली करें। जिस प्रकार से जनता मोदी जी का साथ दे रही है, इसी प्रकार से अगर साथ देती रही तो निश्चित रूप से भारत का हर नागरिक गरीब कोई नहीं होगा, हर नागरिक अमीर होगा और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा, सबसे मजबूत देश होगा, सबसे धनवान देश होगा। और जो 5 ट्रिलियन डॉलर बात करते हैं मोदी जी, निश्चित रूप से उसमें सफलता पाएंगे। भारत बहुत शक्तिशाली होगा, यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। एक बार फिर भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी। 12 और 80 दो नदियों को मिला के वाराणसी नाम दिया गया है। तो 80 जो नदी थी अब नाले में तब्दील हो गई है, जिसकी साफ सफाई के लिए कोई जापानी कंपनी ने अपना हाथ बटाने की बात कही गई है। और नगर निगम के पेपरों में भी 80 को 80 नाला के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, न कि 80 नदी के तौर पे। इस पे आपका क्या कहना है? इस पर आपको पता होगा कि हमारे शासन और प्रशासन के लोगों ने कई बार इसको जो है वो इसका सर्वेक्षण किया है और इस पर काम शुरू होगा। और निश्चित रूप से जो लोग इंक्रोचमेंट किए हैं, जिन लोगों ने उसको दबाया है, वो खाली कराया जाएगा, उसका सुंदरीकरण होगा। और वाराणसी जो बता रहे हैं कि बरोड़ा और 80, तो बरोड़ा का भी आप देख ही रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले समाचार भी आया था कि पूरा उसके किनारे किनारे कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। पूरा बरोड़ा के किनारे किनारे रोड बनाने की बात है, वो रोड बनेगा। और 80 नदी जो है, जो विलुप्त सी प्रतीत हो रही थी, नाले के रूप में तब्दील हैं, उनका भी जो है वो पूरा सुंदरीकरण होगा, साफ सफाई होगा। जो इंक्रेचमेंट होगा उसको हटाया जाएगा और अपने पुनः वो दृश्य अपने वास्तविक रूप। सर, सारनाथ एक माननीय टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लोग देश विदेश से लोग आते हैं। वहीं पे कुछ सीता रसोई घर के ठीक सामने एक स्टैंड था जहाँ लोग मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह अपना पार्क करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से वहाँ डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है और रास्तों पे कचरों से भरी गाड़ियाँ खड़ी हमेशा रहती हैं, देखी जाती हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कचरों से भरी गाड़ियाँ, या जैसे पहले हम सफाई कर्मियों को दूसरा नाम देते थे, उसको अब बदलने का काम किया गया है। मोदी सरकार आने के बाद हम जो ईश्वरीय रूप होता है, जिनको लोग पहले कहते थे अपंग, उसको मोदी जी ने दिव्यांग का नाम दिया कि वो काम नहीं करता तो दूसरे अंग को मजबूत करते करते वो काफ़ी मजबूत होते हैं और ईश्वरीय देन उनको मिलती है। उसी प्रकार से सफाई कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, और जो कचरों की गाड़ियां निश्चित रूप से कचरे हटाने वाली गाड़ियां हैं। और वहाँ पर किस प्रकार से उनको कचरे कहाँ ले जाना है, हो सकता है कि वहाँ पर डंपिंग करके कहीं और ले जाते होंगे, वहाँ तो छोड़ते नहीं होंगे। नहीं सर, उस पूरे जो स्टैंड था, जो खाली मैदान था जहाँ पे पार्किंग स्टैंड था, वहाँ पे पूरा डंपिंग ग्राउंड ही बना दिया गया है। अच्छा, हाँ, डंपिंग ग्राउंड ही बना दिया है और वहाँ पे कचरे से जो गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे खाली होने के लिए आती हैं, न कि वहाँ से उठाने के लिए आती थी। उसके बारे में अभी हमको जानकारी पूरी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका पता किया जाएगा और मैं भी इसके लिए मांग करूँगा कि समुचित स्थान पर होना चाहिए। अगर पर्यटक क्षेत्र के बीच में ऐसा है तो वो कहाँ पर एक तरफ हो सकता है, उसके लिए नगर निगम के वो जो उसके नगर आयुक्त हैं और भी ऊपर के अधिकारी हैं, उन लोगों से बात किया जाएगा, उसकी समुचित व्यवस्था करें।
वो बीच में अगर है तो उसके लिए बात किया जाएगा। सर, नगर निगम में भी अब प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों का अक्सर आरोप लगा रहता है कि हमें साल 6-6 महीने से वेतन नहीं मिलता, और जब हम शिकायत करते हैं, अपने वेतन की मांग करते हैं, तो वहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि आप काम छोड़ दीजिए। ऐसा सर कब तक चलेगा? और आदमी जब 6-6, 7-7 महीने पेमेंट नहीं पाएगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी? ये तो जो भी ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्टर है उसकी कमी है, और ऐसा अगर कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का, अगर वो मेहनत कर रहा है, मजदूर है, लेबर है, सफाई कर्मी है, उसका पैसा अगर रोका जा रहा है तो निश्चित रूप से अपराध है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका पैसा दिलवाया जाएगा। अगर कोई है तो बताइए, मैं भी उसमें बात करूंगा, सहयोग करूंगा और अधिकारियों से बात करूंगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। द्वारा सर सभासदी का जो चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप पार्षदी के चुनाव को लेकर वाराणसी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वाराणसी की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वाराणसी की लोगों का प्रेम देख करके बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ गंगा के आशीर्वाद से मोदी जी यहाँ के लोगों के प्रति अपना जो लगाव होता है, प्यार होता है, अगर उड़ेलने का काम किए हैं, यहाँ पर विकास की गंगा बहाने का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं काशी की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि इतने बड़े पैमाने पर एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, ताकि मोदी जी का जो उत्साह है वो और दुगना बढ़े। मैं तो यहाँ तक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है, जो दूसरे दलों से जुड़ा हुआ है, वो भी आज मैं उनसे भी मांग करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर वोट करते हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी का जो उत्साह है वो और दुगना बढ़ेगा, और विकास की जो गंगा बह रही है और तेजी से बहेगी, उनका लगाव बढ़ेगा। उनके क्षेत्र में मैं प्रयास करूंगा कि अपने बड़े नेताओं को ले जाऊं और दिखाऊं कि जिनको आप समझते थे कि दूसरे दलों से जुड़े हुए नहीं वोट देने वाले हैं, वो लोग भी देखिए कितने उत्साह के साथ जुड़े हैं, और एक तरफा जो वोट पड़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय नहीं दुनिया में उसका संदेश जाएगा कि यहाँ के लोग, भारत के लोग एक हैं। इनके सामने अगर कोई आंख उठाने की भी हिम्मत करेगा तो यहाँ की जनता चकनाचूर कर देगी। जी, अभी हमारे बीच थे राम प्रकाश दुबे जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मोदी जी इस देश में है तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने आज तक जितना तरक्की किया है इस देश को, यहाँ नहीं राष्ट्र में ही नहीं विदेशों में भी भारत का परचम लहरा रहा है। साथ ही इन्होंने काशी की जनता से ये अपील किया है कि आप इस पार्षदी के चुनाव में एकजुट होकर इतने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम करें, ताकि जिस तरह से विकास की गंगा मोदी जी ने यहाँ बहाई है वो अविरल इसी तरह से बहती रहे। कैमरामैन दिनेश पटेल के साथ जय उपाध्याय, नमस्कार।